नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पहुँचे हैं बादरा के जाट संस्थान में। जाट संस्थान जो बादरा का नवनिर्मित संस्थान है और अभी इसकी स्थापना हुई है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी स्थापना हुई है। आज इनका एक कार्यक्रम है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये व्यवस्थाएं दिखाई। श्री आदर्श धर्मशाला है ये जाट समाज की तरफ से, और मैं जाट समाज के अध्यक्ष, स्थानीय अध्यक्ष बलवंत जी साहू से पूछना चाहूँगा। बलवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कैसे ये आपको विचार आया जाट समाज का संगठन बनाने के लिए? बात देखो, पहले तो हमने सरकारी सर्विस की है जी, 41 साल और 21 दिन। जी जी तो उसके बाद में मतलब जैसे फील्ड में पहले घूमते थे ना, जी, तो हमने एक ही बात सोची कि जितनी अब शेष जो बची है उम्र है, जी जी, उसको अपने सेवा में लगाएं। तो उसके बाद में यहाँ हमने पहले ये 98-99 के अंदर ही मतलब इस संस्था का शुरुआत हो गई थी, आदर्श धर्मशाला की। हाँ जी। तो इसमें हमने पूर्ण सहयोग दिया। जी जी, तो उसके बाद में मुझे इसमें अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद में मैंने सोचा कि इसका पुनर्निर्माण करें हर जगह से। तो इसका सारा रूपरेखा देखकर सभी सदस्य व पदाधिकारियों के सहयोग से और जन सहयोग से हमें बहुत ही सहायता मिली। उसके बाद में ये बिल्डिंग हमने तैयार की। तैयार करने के बाद में फिर उसके बाद में जाट समाज का अपने बादरांग के अंदर है कोई बैठने के लिए स्थान नहीं था पहले। तो इन्होंने एक मीटिंग पहले वहाँ कॉलेज में की। तो उसके बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पर आया मैसेज क्या इस तरह से मीटिंग। तो मैंने कहा भी श्री आदर्श धर्मशाला में आओ आप, तो अपने पास बैठने के लिए हॉल है, सारी सुविधा है। तो यहाँ बैठने के बाद में ये जाट समाज संस्थान का उस दिन अस्थायी रूप से कार्यकारिणी का गठन किया गया 23/8/2020 को। 23/8/2020 को गठन हुआ। तो गठन के अंदर अध्यक्ष मुझे चुना गया। बाकी कार्यकारिणी है जो कि बहुत ही लगनशील और ईमानदार और हर तरह से कार्य करने के अंदर सक्षम थी। नहीं, अब लगभग कितने सदस्य हैं जाट समाज कार्यकारिणी के? कार्य करने के अंदर हम लगभग 35 सदस्य बनाए गए हैं और बाकी अलग अलग गांव वाइज हमने रूपरेखा बनाकर एक ग्राम पंचायत स्तर प्लस ब्लॉक स्तर पर अलग अलग कमेटी गठित करके समाज की, तो आगे से आगे सदस्य बनाने का कार्यक्रम हमने चालू कर रखा है। अच्छा बलवंत जी, मैं एक जानना चाहूँगा, मेन उद्देश्य क्या है संगठन में? इसका मेन उद्देश्य बहुत लंबा चौड़ा है सर। बहुत क्या है, कुछ जरा फोकस? मेन तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी आज समाज के अंदर कुर्तियाँ हैं हर तरह से, दहेज प्रथा है, मृत्यु है और अन्य प्रकार की बहुत ही कुर्तियाँ हैं जिसका नाम लेने में यह समर्थ हैं। अपने नाम कम है, नाम ज़्यादा हैं और लेने वाले कम हैं। तो उनको, और जो नई शिक्षा प्रणाली चल रही है बच्चियों के लिए विशेष तौर से, हम ये चाहते हैं कि भी जल्दी से जल्दी, जैसे आगे है 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा भी होने वाली है, तो उन बच्चियों के लिए हम ये सोच रहे हैं कि भी जाट समाज संस्थान की तरफ से इनको निःशुल्क कोचिंग दी जाए, जो आगे आने वाले समय में इन बच्चियों का भविष्य बने, तो जिससे समाज का आगे से आगे सुधार हो। वहाँ भी समाज के बच्चों का प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक। और जैसे आर्मी का है, तो आर्मी का भी हमने सोच रखा है कि भी एक अच्छा यहाँ कोचिंग सेंटर चलाएं और वहाँ से कोचिंग हेड को बुलाकर उनको अच्छी तैयारी करवाएं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो। और अन्य भी जितने भी आज नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो उनके अंदर अच्छी उनको कोचिंग दिलवा कर बच्चों को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करने में लगे हुए हैं हम। तो क्या कोई राजनीतिक भूमिका भी निभाएगा समाज? नहीं, गैर राजनीति किसी प्रकार का कोई, हमारे जितने भी सदस्य हैं वो एक भी नहीं है। सभी ने मतलब ज़्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, प्लस जो भी लगनशील और कर्मठ ईमानदार जो बाहर के जितने भी युवा वर्ग है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है सारा। तो इसमें मतलब दान या चंदा वगैरह लेने के लिए क्या सिस्टम बनाया हुआ है? लोग बाग आगे आ रहे हैं समाज के? बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमने जब स्टार्ट की थी ना, अस्थायी कार्यकारिणी थी, उसी समय लोगों ने मतलब लाखों रुपए का हमारे पास ऑफर आ गया था। लाखों रुपए का निर्माण कार्य करवाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, पहले ज़मीन लेनी, उसके बाद में निर्माण कार्य करवाना, वो भी अच्छे पॉइंट पर। इसलिए हम विचार चला रहे हैं और चंदा हमारे पास हर तरह से, हर गांव, यहाँ शहर, हर कस्बे से
बहुत ज़्यादा उभर आ रही है। समाज का बहुत बड़ा संगठन आपने खड़ा कर लिया है, तो मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, कोरोना काल में आपने क्या भूमिका निभाई? कोरोना काल की मतलब गाइडलाइन की पालना करते हुए तभी तो हमें मतलब थोड़ी धीमी गति में चले, इसलिए तो धीमी गति में चले हमें कोरोना काल की गाइडलाइन की पालना करते हुए। तो इसलिए हम जहाँ भी संपर्क करना और चाहते हैं तो कोरोना की जो गाइडलाइन है ना उसके आधार पर चले, तभी तो हमारा कार्य। नहीं, इसके माध्यम से कोई जन सेवा भी आपने की थी क्या? कोई जन सेवा हाँ चालू कर रखी है। किस प्रकार की जन सेवाएं आपने? जन सेवा जैसे मान लो आज कहीं कहीं जरूरत है, मान लो कहीं बच्चियाँ खड़े हैं, बच्चे बूढ़े या कोई भी औरत है, कोई मिनी बस स्टैंड है कहीं बनाने का पॉइंट है मान लो, तो वहाँ हमने मिनी स्टैंड भी अब निर्माण काम चालू है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो भी हम जो सुविधा चाहते हैं शहर के अंदर जो भी जहाँ जरूरत है तो वहाँ ये जाट समाज संस्थान कार्य करने के लिए सक्षम है और आगे होकर नहीं, काम कोई करेगी। समाज से ऊपर उठ के भी कोई कार्य किया है क्या समाज सेवा का? हमने इसकी की योजना है क्या कोई? हाँ योजना बना रखी है। जैसे कोई गरीबों को, कोई भूखों को अनाज या कोई किसी प्रकार जरूरतमंदों को? बहुत बड़ी योजना बना रखी है। मतलब नीचे से जो गरीब है ना उनके तबके के लिए अपने जो निर्धन जितने भी मान लो कन्याएं हैं जो विवाह योग्य हैं उनके लिए तो हमने प्राथमिकता दे रखी है कि भी समाज की तरफ से हर तरह का हम सहयोग देंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये जानकर। और ये होना भी चाहिए क्योंकि जाट समाज बहुत बड़ा वर्ग है और भादरा क्षेत्र ये तो कृषि प्रधान क्षेत्र है और जाट बाहुल्य भी क्षेत्र है और लगभग विधानसभा में भी जाट जो दावेदार होते हैं वही यहाँ से लगभग विधायक बनते हैं और नेता जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अधिकतर गाँवों में भी सरपंच भी जाट समाज के ही चुन के आते हैं। तो ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ का जाट संगठन एक लोगों की बहुत बड़ी उसके ऊपर उम्मीदें रहती है, आशाएं रहती है, लोगों की दृष्टि रहती है। तो इस सराहनीय कार्य भी जाट समाज द्वारा किया जा सके तो इसकी अपेक्षाएं है लोगों को। नहीं, इसमें एक तो हमने ये सोच रखा है कि जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम होते हैं जी, जितने भी गरीब मान लो बच्चे हैं और जो उनका परिवार है जो को मतलब विवाह करने के योग्य नहीं होता तो उसमें एक सामूहिक विवाह प्रोग्राम में आगे हमें कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। और एक जो मतलब जितनी भी कोचिंग है ना, कोचिंग मेन फोकस हमारा कोचिंग पर है, युवा वर्ग पर जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में और हर कार्य में आए। अच्छा अच्छा। तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मतलब शिक्षा के ऊपर आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा, है ना? हर तरह से, और विशेष तौर बच्चियों के लिए जो 3 पीढ़ी सुधार करती हैं अपनी पीछे अपने परिवार की और आगे जाने वाले परिवार की। सबसे ज़्यादा बच्चियों पर फोकस है हमारा, हर तरह से उनको सहयोग देना, कोचिंग करवानी। तो बलून जी आगे कोई बड़ा कार्यक्रम आप क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा सोच में बनाकर नहीं, कोई निकट भविष्य में कोई बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा है क्या? बिल्कुल है, आपने श्री सचिव साहब बताएंगे अभी। अच्छा रामस्वरूप जी। हाँ, तो हमारे पास यहाँ सचिव साहब भी पहुँचे हैं जाट समाज के, रामस्वरूप जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। रामस्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। जी हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नया संगठन है जाट समाज का और लोगों की बहुत अपेक्षाएं भी है और जाट वर्ग जो है हमारा जो कृषि प्रधान जो क्षेत्र है उसमें जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है और लगभग प्रत्येक जनप्रतिनिधि भी यहाँ जाट समाज से ही रहते हैं, तो अपेक्षाएं भी स्वाभाविक है, ज़्यादा ही रहती है। तो आप क्या करने वाले हैं और आपकी क्या रूपरेखा है? देखो जी, जाट समाज बहुत बड़ा समाज है और उत्तरी भारत में जाटों का काफ़ी वर्चस्व है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। और जाट मार्शल कौम है, बहादुर कौम है, देश के लिए रक्षा करती है, सीमाओं पर लड़ती है। जाट रेजिमेंट जैसी बहुत ही प्रभावशाली रेजिमेंट है जो सदियों से देश की रक्षा करती आई है। तो हमने ये निर्णय लिया कि जाट समाज का कोई गठन किया जाए भादरा में, जिसका कार्य क्षेत्र भादरा तहसील रहे। तो हमने पीछे ये मीटिंग बुलाई और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वैसे तो जाट समाज सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली कौम है और सभी का साथ भी लेंगे, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन वो जाट समाज संस्थान भादरा के नाम से किया गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये भी है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, खेल कूद में भाग लें, खेल कूद में इनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे हैं उनको खेल कूद में आगे ले आ जाए, सेना में भर्ती के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाए और समाज में कुरीतियाँ हैं उनको छुड़वाया जाए। जी। इसी तरह से कोई बच्चा होशियार है
90% से अधिक नंबर आ रहा है या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, माँ बाप कहते हैं कि हम तो पढ़ा नहीं सकते, आर्थिक दृष्टि हमारी कमज़ोर है, तो ऐसे बच्चों को समाज आगे लाएगा और समाज अपने खर्चे पर पढ़ाएगा। और समाज भादरा में और गांव में हर जगह दूसरी सुविधाएं भी, जो लोगों को सुविधाएं मिले हैं वो भी करने जा रहा है। निकट भविष्य में ज़मीन तलाश करके एक बहुत बड़ा जाट समाज भवन भी निर्माण किया जाएगा, जिसके अंदर विभिन्न संस्थाएं चलेगी जी जी। और एक बैठने की जगह होगी और एक स्थान होगा जहां पर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चे भी रह सकेंगे और उनके लिए हर तरह का मतलब क्या है सुविधा मिलेगी। तो मैंने जाना आपकी योजना के बारे में, आपने थोड़ा विस्तार से बताया है और जिस प्रकार आपने फोकस किया है, मैं देख रहा हूँ कि आपका युवा पीढ़ी है और शिक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस है और ये अच्छी बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप सचिव भी है संस्था के, मतलब जाट समाज जो वर्ग है वो अधिकांश कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि क्षेत्र में आप क्या भूमिकाएं निभा सकते हैं? कृषि क्षेत्र का भी इस जाट संस्थान में इसका भी एक ब्रांच खोली जाएगी, जिसमें नई तकनीक से खेती करना, नए उत्पादन पर जोर देना और मार्केट उपलब्ध करवाना और प्रेरित करना लोगों को भी आप किस तरह की खेती करें, ताकि खेती ज़मीन घटती जा रही है जिसमें किसान काफ़ी परेशान है, किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है इस टाइम, तो इसके लिए भी फोकस किया जाएगा और किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। बहुत बड़ा संस्थान है ये, भादरा का जाट समाज संस्थान है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, वर्तमान में जो मोदी सरकार ने 3 कानून, कृषि कानून जो लेके आए थे, तो उसका विरोध हो रहा है देश में, तो आप उन कानूनों को कैसे देखते हैं? किसानों के अनुकूल है या उनमें कुछ बहुत सी खामियां हैं? विरोध तो जी एक अलग बात है, लेकिन सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से एमएसपी को एक्ट में जुड़वा लेना चाहिए। जी जी। अभी लिखित में सरकार ने दिया है, इसको एक्ट में जोड़ दिया जाए तो किसानों को ये हमेशा के लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो भंडारण की अनलिमिटेड व्यवस्था की गई है, जी जी। उसमें क्या है, जमाखोरी का भय है। ये 2 चीज़ें अगर सुधार हो जाए तो किसान हित में ही होगा। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात बताई और आप भी किसान वर्ग से ही आते हैं, तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो दिल्ली के आम तमाम रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के भी बहुत से बताए जा रहे हैं, ये किसान हैं, तो क्या इनकी मांग आप जायज़ मानते हो कि भी ये मोदी सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, काले कानून इनको बताए जा रहे हैं, और तब तक धरना समाप्त नहीं होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो उच्च स्तर का मामला है जी, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी कुछ झुकना चाहिए और किसानों को भी कुछ इसलिए मिलजुल के इस समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि कृषक के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। नहीं, अभी 4 तारीख को फिर सरकार व किसान नेताओं के बीच में वार्ता होने वाली है और अब तक 7-8 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, उनका परिणाम जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं निकला। आपको उम्मीद है इस बार होगा कुछ? वार्ता से ही समाधान निकलेगा जी, वार्ता से ही सब कुछ होगा। नहीं, ये सरकार संकेत दे रही है कि